फलस्तीन ने भारत से क्या मदद मांगी है, डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन का समय किसको दिया है, अमेरिका ने एक बार फिर से क्वाड को फेल करने के लिए क्या कांड कर दिया है, भारत के एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर कौन सी सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है और टर्की का नुकसान भारत का फायदा कैसे हो गया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। एक तरफ अमेरिका ने टर्की के कान फाइटर जेट के लिए इंजन सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। एट द सेम टाइम अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारत को चौथे इंजन की डिलीवरी कर दी है। साल 2021 में भारत ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से 99 इंजन की एक डील साइन की थी जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स के अंदर फिट होने हैं। तीसरा इंजन कुछ हफ्ते पहले 11 सितंबर को डिलीवर किया गया था और ये चौथा इंजन 1 महीने के अंदर ही, यानी कि अमेरिका की तरफ से इंजन की डिलीवरी अब थोड़ी तेज हो रही है और अमेरिका का कहना है कि अगले महीने से वो हर महीने 2 इंजन भारत को सप्लाई करते रहेंगे। हालांकि इंजन की डिलीवरी 1-1.5 साल लेट हो रही है, लेकिन गुड न्यूज से निकल कर आ रही है कि अब क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी टर्की को इंजन सप्लाई नहीं करेगी, प्रोडक्शन लाइन के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से भारत को इंजन की डिलीवरी थोड़ी तेज हो सकेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर से। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन खत्म हो गया है और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी की। इसके साथ ही जयशंकर सर ने जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर कई सारी मल्टीलेटरल मीटिंग्स भी की हैं, जिसमें कई सारे देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। ब्रिक्स देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी मुलाकात की, ग्लोबल साउथ के देशों की मीटिंग हुई, G20 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई, उसके बाद G4 अफ्रीकन कंट्रीज। कहने का मतलब है कि जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर कई सारे देशों ने मल्टीलेटरल मीटिंग्स करके आपस में कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की। लेकिन एक मीटिंग जो हर साल हुआ करती थी, इस साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर नहीं हुई है और वो थी क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग। ऐसा नहीं है कि क्वाड देशों के विदेश मंत्री वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। जयशंकर सर ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तीनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ 1-on-1 साइडलाइंस के ऊपर भी बायलैटरल मीटिंग्स की और कई सारी मल्टीलेटरल मीटिंग्स में भी इनके साथ हिस्सा लिया। लेकिन क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए ये चारों देश एक साथ नहीं आ पाए। अब देखा जाए तो इस साल क्वाड की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। अब ये तो पता नहीं कि अमेरिका क्वाड को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा है, लेकिन ये डेवलपमेंट एक बार फिर से ये प्रूव करती है कि अमेरिका एक भरोसेमंद पार्टनर बिल्कुल नहीं बन सकता है। ब्लैकमेलिंग के लिए अमेरिका क्वाड जैसे स्ट्रेटेजिक ग्रुप को भी इग्नोर कर रहा है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रशिया की तरह अमेरिका भी हमारा क्लोज अलाई बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। एंड अमेरिका के ऊपर विश्वास करना अपने खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारना होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। आपको याद होगा हमने आपको लास्ट मंथ बताया था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस साल के एंड में दिसंबर महीने में भारत आएंगे। अब व्लादिमीर पुतिन की भारत की विजिट को लेकर एक्चुअल डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन 5 और 6 दिसंबर को भारत में प्रेजेंट होंगे, यानी ऑलमोस्ट 2 दिन की विजिट होगी। अब ये रिवील नहीं हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन क्या 5 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग में भारत में लैंड करेंगे या फिर 4 दिसंबर को लेट नाइट भारत में लैंड करके अगले दिन बायलैटरल मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। और बहुत ही जल्द भारत की सरकार और रशियन गवर्नमेंट की तरफ से ये भी अनाउंस कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये पॉसिबल है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही एयरपोर्ट के ऊपर जाकर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करें, क्योंकि आपको याद होगा इस साल जो चाइना में SCO समिट हुआ था उसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद अपनी कार में इन्वाइट करके वेन्यू तक साथ में ट्रैवल किया था। इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि प्रधानमंत्री मोदी भी प्रोटोकॉल्स को साइड के ऊपर करके व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने खुद ही एयरपोर्ट के ऊपर जाएं और रेड कार्पेट के साथ व्लादिमीर पुतिन का भारत में स्वागत हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है गाजा पीस प्लान को लेकर। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो 20 पॉइंट्स का पीस एग्रीमेंट अनाउंस किया है, इसको 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है एंड अभी तक हमास और गाजा की जिहादी फैक्शंस ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके इसके ऊपर हामी नहीं भरी है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हमास को 3 से 4 दिन का समय की डेडलाइन दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस पीस एग्रीमेंट के ऊपर सारी पार्टीज राजी हो गई हैं। अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, इजराइल, ये सभी मान गए हैं और अब बस हमास के रिस्पांस का वेट किया जा रहा है। अगर हमास इस एग्रीमेंट के लिए नहीं मानता है तो उनका बहुत ही सैड यानी कि बहुत ही दुखी अंत होने वाला है और अब हमास के पास केवल 4 दिन का समय है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा के अंदर डिप्लॉय करने की बात की जा रही है, उसको लेकर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें पाकिस्तान ने कहा है कि गाजा में तैनात होने वाली इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान भी अपनी सेना के ट्रूप्स को भेज सकता है। वहीं पर अगर भारत की बात करें तो भारत को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ना ही यूक्रेन में और ना ही गाजा में किसी भी तरह की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करेगा। अगर यूनाइटेड नेशंस के बैनर के अंडर पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाएंगी तो ही भारत अपने ट्रूप्स को भेजेगा, वरना ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स या फिर यूक्रेन पीस फोर्सेस ऐसे किसी भी इनिशिएटिव के लिए भारत अपनी सेना के ट्रूप्स को नहीं भेजेगा।
और ये भारत का ऑफिशियल स्टैंड है। इंटरनेशनल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट केवल और केवल यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के बैनर के अंडर ही होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के 5th जनरेशन एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर। आपको याद होगा कुछ महीने पहले भारत सरकार ने फैसला किया था कि अमेरिका, यूरोप और रशिया की तरह भारत भी फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट कंपनीज को शामिल करेगा और प्राइवेट प्लेयर्स को भी फाइटर जेट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि देश की डिफेंस कंपनीज इंटरनेशनल एविएशन मार्केट में कई सारे कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रही हैं। प्राइवेट कंपनीज को शामिल करने से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होंगी। इसी उद्देश्य से प्राइवेट कंपनीज को फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल करने की शुरुआत की जानी थी एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ। और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के अंडर आने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने देश की प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया था और एमका फाइटर जेट्स की फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए बिड सबमिट करने के लिए कहा था। स्टार्टिंग में तो देश की कोई भी प्राइवेट कंपनी बिडिंग में हिस्सा नहीं ले रही थी, जिसके बाद डेडलाइन को पहले 16 अगस्त और फिर 31 अगस्त और देन उसके बाद 30 सितंबर तक करना पड़ा। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के साथ मीटिंग करने, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस करने के बाद अब भारत की कई सारी प्राइवेट डिफेंस कंपनीज ने एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए अपनी बिड्स को सबमिट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि जो पिछले कल 30 सितंबर को डेडलाइन खत्म हुई है, उससे पहले 7 भारत की डिफेंस कंपनीज ने अपने अपने बिड्स को सबमिट कर लिया है। 7 कंपनीज के नाम तो खैर अभी नहीं पता चले, लेकिन इनमें से 5 कंपनीज के नाम पूरी तरह से कंफर्म हो गए हैं। इनमें सबसे पहले L&T, उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके बाद अडानी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स। ये 5 कंपनीज एमका स्टेल्थ फाइटर जेट की प्रोडक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं। एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम के प्रोटोटाइप्स का बजट 15,000 करोड़ रुपीस रखा गया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें से कौन सी कंपनी ये बिड जीतेगी और कौन सी प्राइवेट डिफेंस कंपनी को एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पहली 2 बिडिंग फेल हो जाने के बाद सरकार ने तीसरी बार न सिर्फ डेट्स को एक्सटेंड किया, बल्कि सरकार ने इन कंपनीज के फीडबैक के ऊपर अमल किया था और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइवेट कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट जैसे कि टेक्निकल डिलीवरेबल्स, रिस्क शेयरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन सबको कम कर दिया गया था ताकि प्राइवेट कंपनीज अट्रैक्ट हो पाएं। पहले माना जा रहा था कि पब्लिक जाइंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए फेवरेबल कंडीशन थी, लेकिन अब प्राइवेट डिफेंस कंपनीज भी इस नए कॉन्ट्रैक्ट से संतुष्ट है। इसलिए जहां पर पहले एक भी कंपनी राजी नहीं हो रही थी, इस बार 7 प्राइवेट कंपनीज एमका स्टेल्थ फाइटर जेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी बिड्स के साथ रेडी हैं। अब इस न्यूज को हम आगे भी ट्रैक करते रहेंगे और जब भी कोई अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने जो गाजा पीस प्लान अनाउंस किया है, उसमें गाजा की डेवलपमेंट, गाजा को रीबिल्ड करने का प्रावधान है। दोबारा से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स खड़ी की जाएंगी और कई सारी इन्वेस्टमेंट आएगी। अभी तो खैर ये गाजा की रिकंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले इजराइल के भारत में जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने भारत को इनवाइट किया है कि भारत भी गाजा को रीबिल्ड करने में अपना योगदान दे सकता है और इजराइल भारत का स्वागत करता है। इजराइल के भारत में एम्बेसडर रेवन एजर सर ने कहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के मामले में भारत काफी मदद कर सकता है। भारत इस दुनिया का नया बिल्डर है। आप जैसे भारत को बिल्ड कर रहे हो, हम चाहते हैं कि आप हमारे रीजन में भी आएं एंड उसको भी बिल्ड करने में हमारे साथ योगदान दें। भारत इसके लिए पूरी तरह से केपेबल है। इजराइल की स्टेटमेंट से ऐसा फील हो रहा है कि इजराइल भारत को इनवाइट कर रहा है कि भारत भी इस गाजा पीस प्लान और मिडिल ईस्ट के अफेयर्स में एक बड़ा रोल प्ले करे। हालांकि भारत अभी भी इन मसलों से दूरी बनाकर रखा हुआ है, जबकि पाकिस्तान पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के मसलों में घुसते दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फलस्तीन और भारत को लेकर। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि फलस्तीन ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है और अब भारत में फलस्तीन के एम्बेसडर की स्टेटमेंट आ गई है जिसमें वो भारत से मदद मांग रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फलस्तीन के भारत में एम्बेसडर अब्दुल्ला अबू शावेश ने एक स्टेटमेंट रिलीज की है और भारत से रिक्वेस्ट की है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए भारत अपना सपोर्ट फलस्तीन को एक्सटेंड करे। फलस्तीन एम्बेसडर ने कहा है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर लिया है और वो जल्द से ब्रिक्स का फुल मेंबर बनना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत फलस्तीन की मेंबरशिप बिड को ब्रिक्स के फोरम के ऊपर सपोर्ट करेगा। ये कहना है फलस्तीन का। अब देखना ये होगा कि क्या भारत फलस्तीन की एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि फलस्तीन को ऐड करना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत की सेना ने पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर वॉर प्रिपेयर्डनेस और ड्रोन वॉरफेयर की फुल ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन सेम लेवल की वॉर प्रिपेयर्डनेस और ड्रोन वॉरफेयर की रेडीनेस चाइना के बॉर्डर के ऊपर भी रहे, इसके लिए भी अब भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने स्पेशल तरह की एक्सरसाइजेस को स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है।
न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की आर्म्ड फोर्सेज ने अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड एरियाज में 4 दिन तक लगातार ड्रोन कवच नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है। इस एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस की गई कि चाइना के साथ युद्ध के समय ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे करना है, सिमुलेटेड कंडीशंस में टारगेट एक्विजिशन, काउंटर ड्रोन मेजर्स और टैक्टिकल मैन्यूवर्स की प्रैक्टिस करवाई गई और कई सारे कॉम्बैट ऑपरेशनल टास्क किए गए जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन टेक्नोलॉजीज के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करके एनिमी के ड्रोन अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने की भी प्रैक्टिस की गई थी। न्यूज निकल कर आ रही है कि ड्रोन कवच नाम की ये एक्सरसाइज टोटल 4 दिन तक चली, 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक। एंड इंडियन आर्मी के साथ साथ ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के ट्रूप्स ने भी इस ड्रोन वॉरफेयर की एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। यानी कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के समय जो भी टेक्निकल अवेयरनेस और एक्सपीरियंस हासिल किया है उसको अब चाइना बॉर्डर के ऊपर एंड स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड एरियाज के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।